नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर अपन एसी से संबंधित न्यूमेरिकल है उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्रत्येक एग्जाम के अंदर चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कुछ न कुछ न्यूमेरिकल आपके इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि एसी वाले जो न्यूमेरिकल है उनसे भागते हैं, वो थोड़ा सा उनको टफ लगते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न है उनको सोल्व करने वाले हैं। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 के अंदर लिखा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो कोणीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, कोणीय आवृत्ति ज्ञात करनी है और ऐसी परिपथ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। देखिए कोणीय आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता है। कोणीय आवृत्ति को अपन ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ओमेगा। और ओमेगा होता है आपका 2πf। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो f की वैल्यू 50 हर्ट्ज यहाँ पे दे रखी है, 2 अपने पास में है और पाई की वैल्यू भी है, तो अपने को कोणीय आवृत्ति कितनी मिलेगी? 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाए 3.14 और आपकी ये हो जाएगी 50, यानी कि 50 को 2 से गुना कराएंगे अपना 100 हो जाएगा। तो 100 इंटू 3.14 यानी कि 314 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखना कोणीय आवृत्ति को रेडियन पर सेकेंड के अंदर व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ का आवर्त काल 0.02 सेकेंड है। ठीक है, आवर्त काल का मतलब है कि यहाँ पे t की वैल्यू अपने को यहाँ पे दे रखी है। तो कोणीय आवृत्ति बताइए। कोणीय आवृत्ति यानी कि ओमेगा अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, कोणीय आवृत्ति जैसे कि मैंने आपको बताया W बराबर आपका होता है 2πf ये होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपका T जो होता है T बराबर होता है 1/f, या मैं ऐसे बोलूँ आपको F बराबर 1/T होता है, यानी कि F की जगह अपन 1/T है वो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ओमेगा बराबर आपको मिलेगा 2 इंटू 3.14 इंटू 1/T। 1/T, तो T की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 0.02, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.02। ठीक है, अब देखिए जब 2 को 0.02 से काटूंगा तो यहाँ पर आएगा मेरा 100। ठीक है, 100 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो यहाँ पे आ जाएगा 314 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इस हिसाब से आपको इस प्रकार के प्रश्न है वो ज्ञात कर लेने हैं। बस ध्यान ये रखना है कि t बराबर होता है 1/f और f बराबर 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो आवर्त काल की उल्टी होती है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए अब अपना प्रश्न नंबर 3 है। आप देखिए प्रश्न नंबर 3 में लिखा है 50 साइन 225t है ना। ये I की वैल्यू दे रखी है, I बराबर 50 साइन 225t है। तो धारा का RMS मान बताइए। देखिए धारा का RMS मान क्या होता है? धारा का जो RMS मान होता है IRMS। ठीक है, तो इन्होंने पूछा धारा का RMS मान बताइए। तो IRMS बराबर होता है I मैक्सिमम यानी कि अधिकतम करंट अपॉन √2, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको क्या करना है, इस समीकरण में से I मैक्सिमम कौन सा है, उसकी वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो देखिए I की जो मतलब वास्तविक समीकरण होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा t, ये इसकी समीकरण होती है। तो देखिए साइन के पहले जो यहाँ पे गुणा में है ना वो होता है आपका I मैक्सिमम, यानी कि 50 जो है ये I मैक्सिमम की वैल्यू है। I मैक्सिमम की वैल्यू अपने को कितनी मिली है? यहाँ पे I मैक्सिमम की वैल्यू मिली है अपने को 50। 50 यहाँ पे है तो मैं मेंशन कर देता हूँ, √2 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। √2 की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है 1.414 ऐसी ही कुछ वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर भाग दोगे तो आपको लगभग मिलेगा 35 एम्पियर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप IRMS की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना IRMS का फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम बटे √2। ठीक है, और ये जो समीकरण है इसके अंदर पहली जो साइन के साथ में वैल्यू आती है वो होती है आपकी I मैक्सिमम की वैल्यू। वोल्टेज के केस में V मैक्सिमम की वैल्यू होगी। ये जो 250t लिखा हुआ है ना, तो t के साथ में जो वैल्यू है ये होती है आपकी ओमेगा की वैल्यू। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए अब अपना प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। एक साइनोसोडल वेव यानी कि ज्या तरंग एसी वाली है ना का शिखर मान है वो 200 वोल्टेज है। शिखर मान 200 वोल्टेज है, तो 30 डिग्री कोण पर वोल्टता का मान आपको बताना है। V मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है। देखिए V की अपन फॉर्म लिखेंगे ना, समीकरण लिखेंगे तो वो होगी आपकी
वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये इसकी समीकरण होती है। तो आपको वैल्यू दे रखी है वी मैक्सिमम की यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए 200, ठीक है 200 साइन ओमेगा टी है। तो साइन के बाद में देखिए कोण यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री में करूँगा तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2, ठीक है। इससे आप इसको काट दोगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको 100, ठीक है। तो वोल्टता का मान है आपका 100 वोल्टेज यहाँ से आपको मिल जाएगा। बस आपको ये समीकरण ध्यान होनी चाहिए, वी मैक्सिमम की वैल्यू साइन के साथ में जो पहले है वो वाली है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो इससे आपको 100 वोल्ट इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए उसके बाद में प्रश्न नंबर अपना अगला है 6 नंबर प्रश्न में पूछा है कि ये जो आपको फिगर बता रखा है इसके अंदर आवर्त काल की गणना करनी है। आवर्त काल यानी कि आपको टाइम टी है वो आपको बताना है। देखिए किसी भी जो आपकी वेव होती है उसका आवर्त काल वो होता है जो एक साइकिल पूरा होने में समय लगता है। भी एक साइकिल पूरा होने के लिए जो समय लगेगा 360 डिग्री के अंदर, उसको बोलते हैं अपन आवर्त काल। तो ये 360 डिग्री कब बनाएगी, ये यहाँ से चलेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से होकर ये यहाँ तक आएगी ना, जब यहाँ से 0 से चलिए 180 डिग्री और 360 डिग्री बनेगा इसका यहाँ पे। लेकिन अपने को क्या है कि आउटपुट केवल इतना ही मिल रहा है, इसलिए नीचे वाले माइनस वाली जो वेव है वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वास्तव में 360 डिग्री ये यहाँ पे बढ़ाएंगी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहीं तक आवर्त काल है T2S कर देंगे, ठीक है, लेकिन 2S नहीं होगा। अगली जो वेव जहाँ से स्टार्ट होती है ना वहाँ तक आवर्त काल होता है। तो इसका जो आवर्त काल है वो आपका T बराबर आपको मिलेगा 4 सेकंड, ठीक है। बस इसमें ध्यान देने वाली इतनी चीज़ है कि किसी भी वेव का अगर आपको आवर्त काल पूछ लेते हैं तो अगली जो वेव स्टार्ट होती है वहाँ तक आपका उसका मतलब क्या है कि वो टाइम पीरियड होता है, आवर्त काल होता है। चलिए उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 7 है अगला। एक ऐसी परिपथ में धारा I बराबर 20 साइन π/4 व वोल्ट तथा V बराबर 10 साइन π/6 है, तो धारा व वोल्टता के बीच का फेज अंतर आपको बताना है। देखिए फेज अंतर आपको इस प्रकार की ऐसी वाली समीकरण का पूछा हो तो केवल और आपको केवल मतलब होना चाहिए डिग्री का। किसका मतलब होना चाहिए, डिग्री का मतलब होना चाहिए। उससे पहले वैल्यू चाहे 10 दे रखी है, चाहे 20 दे रखी है, चाहे 50 दे रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो धारा के लिए देखिए साइन π/4 है और यहाँ पे वोल्टेज के लिए साइन π/6 है। तो इन दोनों के बीच में जो फेज अंतर होगा ना ये अपना मान लीजिए कि कोई रेफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए कि आपका I है और उसके बाद में यहाँ पे आपका वोल्टेज V है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना वो यहाँ पर इन्होंने पूछा है। तो धारा और वोल्टता के बीच में एंगल आपको बताना है। तो देखिए सीधी सी बात है π/4, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री बट्टे 4, ठीक है। माइनस में करूंगा यहाँ पे लिखा है π/6, π/6 का मतलब है कि 180 बट्टे 6 है ना। तो भी एक बार इसको माइनस को हटा दो, इसमें से देखिए इसको अपन काटेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, भी 4 चौक 16 अपने को मिल रहा है। उसके बाद में 2 बच गए तो 20 हो गए, तो अपने को मिल रहा है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। इसमें से अपन इसको घटाएंगे तो 6 3 18 यानी कि 30 डिग्री इसका आ रहा है। तो 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 डिग्री धारा और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक वेव फॉर्म दे रखी है, ठीक है, आयताकार ये वेव फॉर्म है। तो इसका आपको औसत मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए औसत मान का फॉर्मूला क्या होता है, औसत मान बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा आवृतकाल। क्या होता है, क्षेत्रफल बट्टे आवृतकाल। मतलब कि आपको सबसे पहले आपको इसका ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल, यानी कि एरिया सबसे पहले ज्ञात करना है, ठीक है। ये आयताकार वेव है तो इसका एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पे देखिए ये जो वेव है अपने बस इसका एरिया इतना ही लेंगे ना, मतलब भी इसकी लंबाई इतनी लेंगे और इसकी जो ऊपर है ना हाइट जो है, चाहे चौड़ाई बोल लो चाहे इसकी हाइट बोलो, वो अपन 10 लेंगे, यानी कि 10 × 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अपने को मिलेगा 20, ठीक है। एरिया अपने को 20 मिल रहा है। उसके बाद में देखिए औसत मान जो होता है वो होता है आपका क्षेत्रफल बट्टे आवृतकाल, क्षेत्रफल बट्टे आवृतकाल। तो क्षेत्रफल मिल के अपने को 20। उसके बाद देखिए आवृतकाल यानी कि टाइम पीरियड टी कितना होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था भी अगली जो वेव स्टार्ट होती है ना वहाँ तक पिछली वेव का टाइम पीरियड होता है। तो ये 2 सेकंड यहाँ तक आए, लेकिन ये फिर नीचे से आएगी और यहाँ पर 4 सेकंड तक इसका आवृतकाल होगा, यानी कि 20 के अंदर में 4 का भाग दे दूंगा तो अपने को मिलेगा 5, ठीक है। तो इसका जो औसत मान है अपने को 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपन ने ये 8 प्रश्न किया। चलिए चलते हैं अपन अगले प्रश्न पे। तो
तो दोस्तों अगले प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, धारा I बराबर 7 + 3 sin ओमेगा टी प्लस 5 sin ओमेगा टी का औसत मान आपको बताना है। औसत मान यानी कि आपको एवरेज वैल्यू है वो आपको इसकी ज्ञात करनी है। जैसे कि मैंने आपको एवरेज वैल्यू आपको पढ़ाई थी एसी वाले चैप्टर के अंदर ही, तब मैंने आपको बताया था कि एसी की कोई एवरेज वैल्यू नहीं होती है। एवरेज वैल्यू केवल और केवल डीसी की होती है। एसी के हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू होती है। जब समीकरण दे रखी होती है वो पूरी साइकिल की होती है ना, उसमें पूरी साइकिल इंक्लूड होती है। तो समीकरण दे रखी होती है तो एसी की एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होगी। देखिए इसके अंदर एसी वाला और डीसी वाला कंपोनेंट कौन सा है, देखिए साइन के साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है ना ओमेगा टी वाली, और ये जो पूरी समीकरण होती है ये आपकी होती है एसी की समीकरण। 5 sin ओमेगा टी ये एसी की है, 3 sin ओमेगा टी ये आपकी एसी की है। डीसी वाली होगी उसके साथ में न तो कोई साइन आएगा और न ही उसके साथ में कोई ओमेगा टी आएगा। देखिए ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। तो इसके अंदर डीसी वाला कंपोनेंट है आपका 7, ठीक है। 7 प्लस एसी की एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो आपकी इस समीकरण की एवरेज वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर। देखिए एक वेव फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, इसका आपको औसत मान बताना है। एवरेज वैल्यू ही यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है। तो औसत मान का एक आपका फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। औसत मान का होता है क्षेत्रफल बटे आवृत्त काल, ठीक है। क्षेत्रफल बटे आवृत्त काल। सबसे पहले आपको एरिया ज्ञात करना होगा, तो एरिया किस हिसाब से ज्ञात करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए सबसे पहले देखनी है कि आकृति कौन सी बन रही है। यहाँ पे आकृति बन रही है, देखिए त्रिभुजाकार ये वेव चल रही है ना, तो त्रिभुजाकार बन रही है। अपने को ज्ञात करना है केवल इतने का ही है ना, क्योंकि बाकी सब की तो सब समान हिसाब से चल रही है, तो इनका अपने को गणना करने की जरूरत नहीं है, वही चीज आगे रिपीट होती जाएगी इनमें। तो एरिया ज्ञात करना, तो ये आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना, आधार इंटू ऊंचाई। तो यानी कि आप यहाँ पे ऊंचाई 10 ले लोगे और आधार आपका ले लोगे 4 सेकेंड, है ना। देखिए प्रत्येक के अंदर 4-4 सेकेंड से यह रिपीट हो रही है वेव, है ना। तो यहाँ पे मैं 4 ले लूंगा, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए 40 आ रहा है इन दोनों का, और उसके बाद 2 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ पे आएगा एरिया आपका 20 आ रहा है। यानी कि जब आपका एरिया 20 आ रहा है तो आवृत्त काल यानी कि आपको टी देखना है कितना है। टी देखिए यहाँ पे 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, यानी कि 4-4 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो आवृत्त काल इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का 20 में भाग दोगे तो आपको यहाँ पे 5 मिल जाएगा। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है ना 5 एम्पीयर इसकी एवरेज वैल्यू आएगी, ठीक है, इस धारा की, इस वेव फॉर्म वाली धारा की, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर है अपना 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, एक ज्ञात तरंग यानी कि साइनसोइडल वेव फॉर्म है, उसका वर्ग माध्यम मूल मान 100 है, ठीक है। तो शिखर मान की गणना आपको करनी है। वर्ग माध्यम मूल मान का मतलब होता है आरएमएस वैल्यू। क्या होती है, वर्ग माध्यम मूल मान का मतलब होता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। ये आपको आरएमएस वैल्यू का मान है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 100, ठीक है। और शिखर मान आपको ज्ञात करना है। शिखर मान आपको ज्ञात करना है तो आरएमएस का एक फॉर्मूला होता है, आरएमएस का फॉर्मूला होता है आरएमएस बराबर शिखर मान अपॉन √2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, अपने को ज्ञात करना है इसके अंदर शिखर मान, जबकि आरएमएस वैल्यू अपने पास में है 100 एम्पियर और √2 अपने पास में है ही, ठीक है। तो शिखर मान बराबर क्या हो जाएगा, शिखर मान है ना, शिखर मान बराबर हो जाएगा आरएमएस इंटू √2, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू अपने पास में 100 है और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो 41.4 आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 11। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इसके अंदर, वो आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न नंबर अपना 12 है। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है ए और बी के बीच कुल चालक तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सिरा ए है, सिरा बी है। यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे एक 5 मोह लगा है, दूसरा आपका 3 मोह लगा है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कुल चालक तो आपको ज्ञात करना है। चालक तो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस जिस हिसाब से धारा के मार्ग में बाधा पहुंचाता है उसी हिसाब से चालक तो होता है वो होता है जो कि धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड करता है ना, तो मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अब आपको ए और बी के बीच में चालक तो पूछे है, तो नहीं, ये दोनों 5 मोह और 3 मोह दोनों है समांतर क्रम के अंदर। तो ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस का चालक तो उल्टा होता है। चालक तो है वो अपने लगे हुए पैरेलल में, तो इसको रेजिस्टेंस सीरीज में किस हिसाब से सोल्व होता है उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि चालक तो है और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और रेजिस्टेंस को अपन डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो इनको भी अपन क्या करेंगे कि 5 मोह प्लस 3 मोह, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 8 मोह,
ठीक है, ध्यान रखना बस बात इतनी है कि चालक तो है, ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो ये पैरेलल में है तो इनको उस हिसाब से सोल्व करेंगे जिस हिसाब से रेजिस्टेंस को सीरीज में करते हैं। तो डायरेक्ट अपन जोड़ेंगे 8 mho इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में चलिए प्रश्न नंबर है अपना 13। प्रश्न नंबर 13 बोल रहे हैं कि Z यानी कि प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस 10 - j5 ओम में प्रतिघात व धारितीय प्रतिघात आपको बताना है। प्रतिरोध और धारितीय प्रतिघात आपको बताना है। इसके अंदर कौन सा प्रतिरोध है इन दोनों में से और कौन सा आपका धारितीय प्रतिघात है। तो ध्यान रखना पहली जो आपकी वैल्यू है ना डायरेक्ट यहाँ पे दे रखी है, वो वैल्यू होती है आपकी रेजिस्टेंस की, यानी कि इसके अंदर आपका प्रतिरोध होगा वो तो हो जाएगा आपका 10 ओम। ठीक है, उसके बाद -j5 वाली जो वैल्यू यहाँ पे इन्होंने बता रखी है ना, ये होता है आपका, ये है आपका धारितीय प्रतिघात -j5। ठीक है, और इसके अंदर देखिए -j5 है ना, ये होता है इस प्रकार की समीकरण का काल्पनिक वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और आपका ये जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं, मतलब क्या कि वास्तविक वैल्यू है ना। प्रश्न के अंदर आपसे पूछ ले इस प्रकार की समीकरण देते और पूछ ले कि काल्पनिक पार्ट इसका कौन सा है, इमेजिनरी वैल्यू कौन सी है, इमेजिनरी भाग कौन सा है, तो -j5 जे के साथ में जो वैल्यू दे रखी होगी वो आपकी इमेजिनरी होगी। ठीक है, और पहले वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी वास्तविक वैल्यू होगी। एक चीज मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया धारितीय प्रतिघात बताइए, एक होता है धारितीय प्रतिघात, एक होता है प्रेरकीय प्रतिघात। दोनों के अंदर अंतर क्या होता है, चीज सेम ही होती है जब आपका इसके साथ ही माइनस लगा हो, यानी कि -j5 दे रखा है इसलिए तो ये है आपका धारितीय प्रतिघात। ठीक है, और अगर यहीं पर समीकरण के अंदर +j5 दे रखा होता तो वो होता आपका प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघातों का इंडक्टर की वजह से वो वहां पे मिलेगा आपको प्लस, और धारितीय प्रतिघातों का कैपेसिटर की वजह से वहां पे मिलेगा आपको -j5। किसी प्रश्न के अंदर अगर आपको ये चीज नहीं दे रखी हो और डायरेक्ट पूछ लिया कि निम्न समीकरण में से ये जो -j5 है ये किसको दर्शाता है, तो -j5 दर्शाएगा आपका धारितीय प्रतिघात को, +j5 दर्शाएगा प्रेरकीय प्रतिघात को। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर अपना 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है दो कॉइल्स का स्व प्रेरक 20 मिली हेनरी तथा 5 मिली हेनरी है। ठीक है, यदि युग्मन गुणांक यानी कि कपलिंग कोफिशिएंट का मान 0.5 है तो कुंडली के अन्योन्य प्रेरण का मान आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे दो कॉइल है, उन दोनों के बीच में कपलिंग कोफिशिएंट है वो आपका 0.5 है, यानी कि इतनी टाइट ये जुड़ी हुई है। ठीक है, और उसके बाद में कुंडली के अन्योन्य प्रेरण का मान आपको बताना है। तो अन्योन्य प्रेरण का मान ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, अन्योन्य प्रेरण बराबर फॉर्मूला होता है K रूट के अंदर L1 और L2। ठीक है, L1 और L2 आपकी यहाँ पे जो स्व प्रेरण की वैल्यू दे रखी होती है वो होती है K होता है आपका युग्मन गुणांक जो होता है, मतलब कपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये होता है, तो आप देखिए इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए 0.5 रूट L1 इंटू L2 यानी कि 20 इंटू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.5 इंटू रूट के अंदर हो जाएगा आपका 100 और रूट हटाएं तो वो हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10, यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, ये भी मिलेगी मिली हेनरी के अंदर। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू मिली हेनरी के अंदर यहाँ पे इन्होंने बता रखे है, तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरण का मान आएगा आपको 1 मिली हेनरी। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, 1 मिली हेनरी नहीं आएगा, सॉरी 5 मिली हेनरी आएगा, क्योंकि 0.5 है न कि 0.1 है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अपना अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 आप देखिए 100 मिली हेनरी वाले प्रेरक से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रेरक द्वारा संचित ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, यानी कि संचित ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए 100 मिली हेनरी यानी कि प्रेरक L की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है 100 मिली हेनरी, और 1 एम्पीयर धारा यानी कि एम्पियर है धारा है, और करंट आपको यहाँ पे मिल रही है, करंट की वैल्यू मिल रही है आपको 1 एम्पियर मिल रही है, सॉरी। तो संग्रहित ऊर्जा का आपको मान बताना है। तो संग्रहित ऊर्जा का जो मान होता है इंडक्टर के अंदर वो होता है 1/2 Li⁻², ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी है अपने को 1/2 इंटू L की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 100 मिली हेनरी। ठीक है, देखिए 100 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ और उसके बाद में करंट की वैल्यू दे रखी है 1, यानी कि 1 पे आप पावर लगा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, पावर लगा दो। तो यहाँ पे देखिए 2 से आपका 100 है वो कटेगा तो यहाँ पे आएगा 50, यानी कि आपको मिलेगा 50 इंटू 10⁻³ यानी कि अपना 50 मिली
हेनरी अपन इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है, प्रेरक के अंदर संग्रहित ऊर्जा 1/2 Li2 होती है। दोनों वैल्यू आपको प्रश्न के अंदर दी हुई है, तो इस हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या बताया गया, यदि XC बराबर -J5 है। XC का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस उत्पन्न करता है, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसको दर्शाते हैं अपन XC से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो B का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि B किसका प्रतीक है और उसकी खासियत क्या है। तो आपका ये जो B है ना, एक होता है आपका ससेप्टेंस। ससेप्टेंस हिंदी में बोलते हैं ग्रहणशीलता, ठीक है। तो ग्रहणशीलता को अपन दर्शाते हैं बी से। और इसकी खासियत क्या होती है, विशेषता क्या होती है। जो आपके ग्रहणशीलता होती है, जो आपका ससेप्टेंस होता है, ये रिएक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, वो चाहे आपके इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, दोनों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि बी है, ये आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/-J5, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। जे को अपने को छेड़ना नहीं है, वैसे ही लिखना है। एक में जब अपन 5 का भाग देंगे तो अपने को मिलेगा 0.2 यूनिट आएगी इसकी महो। देखिए जितने भी ये धारा के प्रवाह में सुगमता देते हैं ना, मतलब आसानी प्रोवाइड करते हैं, उन सब की यूनिट होती है वो महो होती है, ठीक है। चाहे अपना चालक तो हो, चाहे अपनी ग्रहणशीलता हो, चाहे अपनी प्रवेश्यता यानी कि एडमिटेंस हो, इन सब की यूनिट महो होगी। और जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, चाहे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे आपका रेजिस्टेंस हो, उन सब की यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखिए, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि Z की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 ओम है, ठीक है, तथा परिपथ में प्रतिघात 2 ओम है। प्रतिघात का मतलब है कि X यहाँ पे इतना है, तो परिपथ के प्रतिरोध की आपको गणना करनी, यानी कि R आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रतिबाधा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए Z बराबर होता है आपका R⁴ प्लस XL सानुपाती XC⁴, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिघात डायरेक्ट दे रखा है, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, चाहे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो। यानी कि यहाँ पे आपको X की वैल्यू मेंशन करनी है, R की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूँ, रूट हटा के, तो यहाँ पे आपकी Z⁴ बराबर R⁴ प्लस X⁴, ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए अपने से पूछा क्या गया, यहाँ पे प्रतिरोध आपको पूछा है, Z की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, X की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, R की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो R की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो R⁴ बराबर हो जाएगा Z⁴ माइनस X⁴, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि Z पे आपको पावर कर देनी है और उसको X में से आपको घटा देना है, ठीक है। तो देखिए R⁴ बराबर Z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 में कर देता हूँ, 5⁴ यानी कि 25, ठीक है, माइनस X⁴ यानी कि 2⁴ हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 21। अब यहाँ देखिए R पे पावर लगी है, तो R बराबर में जब करूँगा तो इस पे रूट आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी प्रतिरोध की वैल्यू आ जाएगी √21, ठीक है। इस हिसाब से ज्ञात करेंगे। इसमें बस कुछ नहीं है, एक आपको प्रतिबाधा Z का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके जरिए आप आंसर निकाल लोगे। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक ऐसी परिपथ में धारा 3 एम्पियर व वोल्टता 20 वोल्टेज है, तो आभासी शक्ति का आपको मान बताना है। देखिए शक्तियां 3 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी आभासी शक्ति, जिसका फॉर्मूला होता है आपका V/I, ठीक है। दूसरी आपकी होती है एक्टिव पावर या फिर सक्रिय शक्ति अपन जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है VI cos φ, ठीक है। एक 3 नंबर पे होती है आपकी रिएक्टिव पावर या फिर प्रतिक्रियात्मक शक्ति, उसका फॉर्मूला होता है VI sin φ। अपने को यहाँ पे पूछा गया है केवल आभासी शक्ति के बारे में, वोल्टेज दे रखा है और धारा का मान दे रखा है, बाकी किसी से अपने को कोई मतलब नहीं है। V/I कर देंगे, 3 × 20 कर देंगे, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 60, ठीक है। आभासी शक्ति है तो इसकी जो पावर होती है ना, वो होती है आपकी वाट, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 19 में क्या बताया गया, एक ऐसी परिपथ में आभासी शक्ति का मान 7 वोल्ट एम्पियर है, वह सक्रिय शक्ति आपकी 14 वाट है, तो शक्ति गुणक आपको ज्ञात करना है। देखिए पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर बराबर होता है आपका सक्रिय शक्ति यानी कि एक्टिव पावर, सक्रिय शक्ति अपॉन आभासी शक्ति
आभासी का मतलब होता है इंग्लिश में अपरेंट पावर, ठीक है, आभासी शक्ति। तो यहाँ पे देखिए सक्रिय शक्ति की वैल्यू आपको यहाँ पे 14 दे रखी है, आभासी शक्ति आपको यहाँ पे 7 दे रखी है, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा पावर फैक्टर आ जाएगा 2, ठीक है, पावर फैक्टर आ जाएगा 2। तो इस हिसाब से आप पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हो। वैसे पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। तो मतलब क्या है कि एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार की वैल्यू दी हुई नहीं मिलेगी कि आंसर है वो 1 से ज़्यादा आए, है ना। वहाँ मतलब वहाँ पे ऐसा आ सकता है भी इसकी वैल्यू है वो 14 है और इसकी वैल्यू आपकी 7 है, तो उस टाइम आप क्या करोगे 7/14 करोगे, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट करके कुछ आएगी, है ना। तो इस हिसाब से आएगा। पावर फैक्टर की वैल्यू मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। चलिए उसके बाद में अपना जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आप 20 देखिए। इसके अंदर एक डायग्राम मैंने दे रखा है और आपको वोल्टेज की वैल्यू याद करनी है। यानी कि यहाँ पे आपको R दे रखा है, यहाँ पे आपको संधारित्र C दे रखा है, यानी कि ये आपका RC है वो सीरीज सर्किट है, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल वोल्ट तय V आपको ज्ञात करनी है। देखिए इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि देखिए सीरीज सर्किट है तो अपने रेफरेंस फेजर के रूप में किसको लेंगे, रेफरेंस फेजर के रूप में अपने सीरीज में लेते हैं धारा को, पैरेलल में रेफरेंस फेजर के रूप में पैरेलल में लेते हैं वोल्टेज को, ठीक है। तो इसमें लेंगे अपन करंट को। जो वोल्टेज आपका रजिस्टेंस की वजह से वो रहेगा करंट के साथ में इन फेज, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका इन फेज ही रहेगा वोल्टेज VR, इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 2 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद में देखिए आपका जो करंट है C की वजह से, कैपेसिटर की वजह से, वो क्या, इसके अंदर जो वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर की वजह से वो धारा से है पीछे रहेगा 90 डिग्री, है ना। मतलब क्या है कि कैपेसिटर के अंदर धारा 90 डिग्री आगे रहती है तो वोल्टेज है वो 90 डिग्री पीछे रहेगा। यानी कि जो आपका VC वोल्टेज है वो रहेगा आपका VC रहेगा इधर। VC की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3 दे रखी है। तो मतलब इनका परिणामी जो आएगा ना वो अपने को मिलेगा, परिणामी वोल्टेज यहाँ से मिलेगा, ठीक है, यहाँ से अपने को वोल्टेज मिलेगा। अब अपने को ये वोल्टेज ज्ञात करना है तो क्या करना है, आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे ये जो लाइन दे रखी है ना, इसको मैं यहाँ पर भी तो शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मतलब क्या कि इसकी वैल्यू अगर 3 है और ऊपर वाली जो है इसकी वैल्यू अगर 2 है तो आपको V ज्ञात करना है। मतलब क्या है कि एक कोई त्रिभुज है उसका आपको कर्ण ज्ञात करना है, आधार और लंब की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो वो आप किससे ज्ञात करोगे, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना, उसी हिसाब से ज्ञात कर पाओगे। तो यहाँ पे V बराबर आपका आ जाएगा रूट के अंदर 2 की पावर प्लस 3 की पावर, ठीक है। यानी कि V बराबर आपका हो जाएगा रूट के अंदर 4 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट में 13 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर कैपेसिटर दे रखा है तो वोल्टेज पीछे रहेगा, धारा आगे रहेगी। यहीं पे अगर इंडक्टर दे रखा होता तो धारा आपकी पीछे रहती, वोल्टेज आपका आगे रहता। इस हिसाब से आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। चलिए अगर आपने पीछे की क्लासें हैं जो एप्लीकेशन पे ढंग से ले रखी है ना AC वाली, तब तो आपके सामने ये जो प्रश्न है वो कुछ भी नहीं है। चलिए अगला जो आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 आप देखिए। यदि किसी कुंडली का Q गुणांक 10 है तथा प्रेरक प्रतिघात 20 ओम है तो प्रतिरोध का आपको मान बताना है, ठीक है। तो देखिए एक आपका Q फैक्टर जो होता है ना, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था, थ्योरी पढ़ा रहा था उस टाइम। Q फैक्टर आपका होता है XL/R, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q गुणांक की वैल्यू दे रखी है 10 है, यानी कि Q की वैल्यू 10 दे रखी है। प्रेरक प्रतिघात यानी कि XL की वैल्यू आपको यहाँ पे 20 दे रखी है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध यानी कि R आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब आप R निकालोगे तो 20/10 बराबर 2 ओम आपका R आ जाएगा। बस सिंपल सा है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ज़्यादा खास इनके अंदर कठिन कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर आप 22 देखिए। प्रश्न नंबर 22 में लिखा है श्रेणी अनुनाद परिपथ में प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो Q गुणांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। Q गुणांक का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर। Q क्या करता है कि L और C की गुणवत्ता को दर्शाता है, क्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो Q गुणांक के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर अपन रेजिस्टेंस को दोगुना कर देंगे श्रेणी अनुनाद की स्थिति में। तो आपके श्रेणी अनुनाद की स्थिति में आपका क्वालिटी फैक्टर Q जो होता है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि रेजिस्टेंस को अगर आप यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस को किया जा रहा है दोगुना, इसको अगर अपन दोगुना कर देंगे ना तो Q है आपका ये हो जाएगा आधा, है ना, ये आधा हो जाएगा क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है आपका, एक कॉइल में 500 फेरे है, फेरे का मतलब है टर्न्स, ठीक है, तथा उसमें 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है जो 60 माइक्रोवेबर का फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो कॉइल का प्रेरक आपको L बताना है, ठीक है, L बताना है। तो आपके L का एक फॉर्मूला होता है, देखिए L बराबर होता है
एन फाई अपॉन आई, जहाँ पे एन टर्न्स की संख्या है, फाई आपका फ्लक्स है और आई आपकी एम्पियर है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सारी वैल्यू इसके अंदर रख के आप आराम से निकाल सकते हो। यानी कि एल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 500 फेरे दे रखी है। उसके बाद देखिए फाई आपका जो फ्लक्स है 60 माइक्रोवेबर, यानी कि 60 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। उसके बाद में धारा की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, देखिए यहाँ पे दे रखी है 5 एम्पियर। देखिए इसका मैं इसके अंदर भाग दूंगा तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 100, ठीक है। तो यानी कि आपका ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 2 और एक 3 पावर हो गई, इंटू 10 की पावर -6, यानी कि -6 है, इससे कटेगी तो 6 इंटू 10 की पावर -3 बचेगी, ठीक है। ये आपका जो प्रेरक, इसको अपन ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं 6 माइक्रो हेनरी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी एल की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, आप देख लीजिए। यहीं पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह है नहीं बोर्ड पे, मैंने भी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बोर्ड पे आए। प्रश्न नंबर 24 है, किसी मशीन में ध्रुवों यानी कि पोल्स के 4 जोड़े हैं। 4 जोड़े का मतलब है कि इसके अंदर टोटल पोल 8 है, लेकिन जोड़े हैं वो आपके 4 है, ठीक है। पेयर है वो आपके यहाँ पे 4 पेयर दे रखे हैं, तथा मशीन की गति 100 RPM है। तो आपको आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। देखिए आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता है F बराबर P इंटू N, ठीक है। P का मतलब होता है यहाँ पे उस मशीन के अंदर ध्रुव है, जो पोल है उनके जोड़ों की संख्या। डायरेक्ट पोल नहीं है ये, अगर 20 पोल दे रखे होते तो अपन यहाँ पे 10 ही लिखते, क्योंकि यहाँ पे ये है आपके जोड़ों की संख्या है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 जोड़े दे दिए तो इसका अपना मिलेगा, देखिए 4 जोड़े दे दिए, स्पीड आपकी 100 RPM दे दी, तो आपकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी 400 हर्ट्ज आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे अपन जोड़ों की संख्या लिखेंगे, डायरेक्ट आपको जोड़े नहीं दे करके पोल दे रखे हो तो उनका आपको आधा कर देना है। फॉर्मूला याद है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 देखिए। एक कॉइल का इंडक्टेंस है आपका 0.5 हेनरी है, ठीक है, तथा आवृत्ति आपकी 50 हर्ट्ज हो तो कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि अक्ष सी आपको ज्ञात करना है। तो अक्ष सी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अक्ष सी बराबर होता है 2πfl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3.14, ये आपकी पाई की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज दे दी। उसके बाद में आपको यहाँ पे एल की वैल्यू दे रखी है, देखिए कि इंडक्टेंस आपका यहाँ पे 0.5 हेनरी दे रखा है, 0.5 दे रखा है। तो यहाँ पे इनको कर लीजिए, देखिए 3.14 इंटू 0.5 बराबर ये आ जाएगा आपका 157 ओम आ जाएगा, है ना। इस यहाँ पे आपको ज्ञात करना इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, चाहे आपका रेजिस्टेंस हो, ये सब आते हैं आपके ओम के अंदर। उसके बाद में आपका चाहे एडमिटेंस हो, चाहे आपकी ससेप्टेंस हो, चाहे आपका चालकत्व हो, कंडक्टेंस हो, वो सभी आते हैं आपके महो के अंदर, ठीक है। तो मतलब आज की इस क्लास के अंदर अपन इतने ही करेंगे, यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।